सो अब हम हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, देख रहे हैं बेलमेंट प्लेज और एजेंसी के क्वेश्चंस। मिस्टर स्टीफन owns a chicken farm near Gurgaon where he breeds them and sells eggs and live chicken to retail shops in Gurgaon. Mr. Fleming also owns a similar farm near Gurgaon doing the same business. Mr. Fleming had to go back to his native place in Australia for 1 year. He needed money for travel, so he pledged his farm to Mr. Stephen for 1 year and received a deposit of 25 lakhs and went away. Just and went away. At that point of time, the stock of live birds were 1 lakh and eggs were 10,000, and the condition was that when Fleming returned, he will repay the deposit and take possession of his farm with live birds and eggs. After 1 year, Fleming came back and returned the deposit. At the time, there were 1 lakh 9,000 live birds and 15,000 eggs. Mr. Stephen agreed to return 1 lakh live birds and 10,000 eggs. State duty of Mr. Stephen as pawnee and advise Mr. Fleming about his rights in the given case. जितना क्वेश्चन बड़ा होता है उसके अंदर जो पूछा गया है उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। स्टेट द ड्यूटीज ऑफ मिस्टर स्टीफन एज पॉनी। एक तो ये हो गई बात। एंड एडवाइज मिस्टर फ्लेमिंग अबाउट हिज राइट्स इन गिवन केस। कुछ महान पगले होते हैं जो इसको गिवन केस के बजाय सारी राइट्स और ड्यूटीज लिख देते हैं। क्या यहाँ सारी राइट्स एंड ड्यूटीज लिखना है? क्या यहाँ सारी राइट्स और ड्यूटीज लिखनी है? नहीं, सारे राइट्स और ड्यूटीज तो नहीं लिखने। तो फिर क्या करें? उतना ही लिखें जितना पूछा गया। तो आइए, जितना पूछा गया उतना लिखते हैं। जस्ट मिनट। चलिए, अब इस क्वेश्चन को आता कितने मार्क्स का है? 5 या 6? अपन 5 ही मानते हैं। 7.5 मिनट्स में इसको पढ़ना भी था और लिखना भी था। 2.5 मिनट तो निकल गए, सिर्फ पढ़ने पढ़ने में ही निकल गए। 2.5 मिनट तो पढ़ने पढ़ने में ही निकल गए मालिक। तो अब कहाँ जाएं? 2.5 मिनट तो पढ़ने पढ़ने में ही निकल गए। तो अब क्या करें? चलिए, बाकी के 5 मिनट में लिख देते हैं क्वेश्चंस को।
क्योंकि अब तो आपको लिखना ही पड़ेगा, बाकी के 5 मिनट ही बचे हैं, आपके पास ज्यादा बचा नहीं है टाइम कि फ्लेमिंगो के ऊपर आप जो है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करो। तो लिखोगे क्या क्या, पहले तो ये बताओ। कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं कि वो लिखेंगे ड्यूटी के क्रिएशन ऑफ गुड्स लौटाओ। है ना, यही बोलना चाह रहे हो? चलो लिखते हैं। स्टार्ट टाइमिंग। According to provisions of Indian Contract Act 1872, in case of pledge of goods, which is a kind of bailment, it is duty of pawning to return goods, to return goods along with any accretion on it or any increase. Return goods along with any accretion in it or any increase in it. Then, in the light of above, as Mr. Flamingo has came back and the pledge is over, following is the answer. पहला, duty of Mr. Stephen. Mr. Stephen is bound to deliver Mr. Flamingo any increase this case. कितनी increase हुई? There is increase in birds and eggs, इतना and itna respectively. So, Mr. Stephen should return. Rights of Mr. Fleming. Mr. Flamingo as a owner has right to recover total birds and hens.
birds and eggs as respect. ओ भाइयों खत्म आंसर। कितना टाइम हुआ? 4 मिनट 30 सेकंड। लेकिन अभी इसमें एग्स कितने और बर्ड्स कितनी का फिगर लिखना बाकी। कितने egg, कितनी बर्ड लिख देना। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा है तो उसका आंसर भी बड़ा हो। भाई जितना पूछा उतना लिखूंगा। तूने राइट पूछो, तूने ड्यूटी पूछी, मैंने राइट ड्यूटी सब लिख दी। मुझे याद नहीं आया कि कौन सी सेक्शन है, तो मत लिख। नहीं याद आई सेक्शन, इतना तो लिख दो। अरे समझ में आ गया। 9,000 बर्ड्स और 5,000 एग्स का इंक्रीज हुआ है क्या? टोटल कितने बर्ड्स हो गए? टोटल 10,000 बर्ड्स। और कितने एग्स थे? 9,000 बर्ड्स और 5,000 एग, टोटल कितने थे? 1,09,000। 10,000 एग्स और 1 मिनट, 1 लाख एग्स। ओके, 1,09,000 क्या हो गई थी? 1,09,000 बर्ड्स एंड 15,000 एग्स। ये तो लौटानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन देख के कोरिलेट कर देना बेटा। मैंने माना कि ये 4 नंबर का है तो इतना लिख दो, 5 नंबर का है तो इतना लिख दो, 7 नंबर का आ जाए तो मस्त कोरिलेशन घुसेड़ देना बीच में। क्यों टेंशन ले रहे हो? 7 नंबर का आ जाए तो और घुसेड़ देना। हर्षित भैया ने तो बोला है, पर मेरे भैया समय की भी अपनी सीमा है। बोलना और लिखने में अंतर है ना? तो हर्षित भैया ने बोला है कोरिलेशन, तो मैंने कौन सा कोरिलेट नहीं किया है, कर तो दिया यहाँ बीच बीच में कोरिलेट। ये रहा कोरिलेशन, छोटा कर दिया। टेंशन क्यों लेना है? कोरिलेशन लिखना है क्या भाई साहब? अगर आंसर छोटा है, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, 4 नंबर का है तो कोरिलेशन ज्यादा देने की जरूरत नहीं। 5 नंबर का है तो कोरिलेशन थोड़ा लिखने की जरूरत है। 6 और 7 नंबर का है तो पूरा कोरिलेशन मस्त एक्सप्लेन करके लिखने की जरूरत है। हमारे पास समय की सीमा कम है। बिल्कुल मत पूछो, अभी मेरे पास पहले ही बहुत क्वेश्चन। Examine whether the following constitute a contract of bailment under the provision of Indian Contract Act 1872। अब ये क्वेश्चन क्या होता है मालूम आपको? आते हैं 2 नंबर और 2 नंबर का। वी पार्क कार एट पार्किंग लॉट एंड लॉक्स इट एंड कीप द कीज विथ हिमसेल्फ। और दूसरा सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटी। अब ये 2 2 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखोगे? हाउ वुड यू राइट दीज क्वेश्चन? इसको कैसे लिखा जाएगा? 2 नंबर के, 2 2 नंबर के क्वेश्चंस। सर सबसे पहले तो उसने आपसे पूछा है कि ये बेलमेंट है क्या, तो सबसे पहले तो आप बेलमेंट की डेफिनेशन लिख दो। यानी यहां पर सबसे पहले आएगी बेलमेंट की डेफिनेशन। उसके बाद यही लिखेंगे कि वी पार्क हिज कार इन पार्किंग लॉट, लॉक्स इट एंड कीप्स द की विथ हिमसेल्फ, हेंस ही हैज नॉट डिलीवर्ड, and as he not delivered there is no pledge. Seizure of the goods by custom authority, yes, custom authority are seizing the goods for recovery of their dues.
हेंस इट इज अ बिल। अरे कुछ समझ में आया? 72 नंबर का क्वेश्चन। पहले बेलमेंट की पूरी डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद पहले के अंदर लिख दो कि डिलीवरी हुई नहीं, और दूसरे के अंदर लिख दो कि सीजर ऑफ द गुड्स कस्टम अथॉरिटी ने ऑब्जेक्ट के तहत किए हैं फॉर रिकवरी ऑफ द ड्यूज। तो कस्टम अथॉरिटीज आर बेली। हेलो। छोड़ दे, नहीं आया तो अब पकड़ के भी क्या करेगा क्रिश सेकंड वाला। है ना, रहने बेटा रहने, को मतलब नहीं। अरे भाई, कस्टम अथॉरिटीज गुड्स को रोक के क्यों रख लेती है जब आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है गुड्स के ऊपर? इसलिए शिप पे से गुड्स आए, आपको नहीं दे रहे, बोले पहले कस्टम ड्यूटी चुका उसके बाद गुड्स जाने देंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही तो है। नाउ, अरे हेलो, आगे बढ़े क्या? बंधु बांधवों, आगे बढ़े। बोल भी नहीं रहना लायक लोग कि हाँ सर आगे बढ़ जाओ। फिर बोले सेकंड प्लेज नहीं हो सकता। प्लेज क्यों हो सकता है? वो प्लेज है ही नहीं, बेलमेंट है वो तो। प्लेज थोड़ी है, पागल है क्या? प्लेज में तो अपन लोन वोन लेते हैं, तो अपना शिप से माल उतरा है और उसकी ड्यूटी चुकानी है कस्टम की, और कस्टम की ड्यूटी चुकानी है, अपन ने पैसे ही नहीं दिए, पैसे नहीं दिए तो उन्होंने रख लिया। A hires a carriage from B and agrees to pay 500 as a hire charges. The carriage is unsafe, though B is unaware of it. A is injured and claimed compensation for injuries suffered by him. B refuses to pay. Discuss the discuss the discuss the liability of B. आइए देखते हैं क्या लिखोगे। क्या लिखोगे? यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्या है? हायर्स। और इस हायर की जगह आ जाएगा ए गेव अ कैरियर, ए ए टूक अ कैरियर फ्रॉम बी हिज फ्रेंड। तो इस आंसर ही बदल जाएगा इस क्वेश्चन। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाएगा। अभी बताता हूं यहाँ बेवकूफी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ bailment, it is duty of the bailee to disclose defects in goods. Defects may be known or unknown. If defects are known, both in case of gratuitous and non-gratuitous bailment, bailer has to compensate bailee
If Bailey suffered a loss due to non-disclosure and in case of non-gratuitous bailment, bailer has to compensate to Bailey for his loss, even the defects were not known to bailer. अब in the given case, A hires a carriage from B, which is a non-gratuitous bailment. Hence, B has to compensate A for loss due to defect in goods, even if B does not know the same. भाई साहब, इसको कहते हैं कंप्लीट आंसर. मॉड्यूल का आंसर मत देख लेना. मॉड्यूल का आंसर तो जरा सी. ने पहले लिख दिया क्या? अकॉर्डिंग टू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इट इज ड्यूटी ऑफ बेलर. ये जरूर एक बार वापस पढ़ के देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती कई बार बेलर बेली लिखने में. दैट इज बेलर. क्लियर? एक बार बेलर बेली में चेक जरूर करना कि कहीं अपन ने गड़बड़ तो नहीं कर दी जैसे मैंने लिखी. लिखते लिखते हो जाती गड़बड़. यू हैव टू चेक इट अगेन. चल. 74. A bails his jewelry with B on condition to safeguard it in the bank's safe locker. However, B kept in safe locker at his residence, where he usually keeps his own jewelry. After a month, all jewelry were lost in religious rite. A filed a suit against B for recovery, referring to the provisions of Indian Contract Act 1872, state whether A will be succeeded. बड़ा इजी. सबसे पहले लिखना है रूल. कौन सा रूल? रीजनेबल केयर. ये लिखोगे और कुछ लिखोगे? रीजनेबल केयर का रूल रखोगे. बस पहले लिखना रीजनेबल केयर, फिर कोरिलेट कर देना और फिर कंक्लूड कर देना. जब भी ऐसा लगे ना कि प्रोविजन में ज्यादा शब्द नहीं है तो कोरिलेशन बढ़ा दो. जब भी ऐसा लगे कि प्रोविजन ही बहुत है तो कोरिलेशन छोटा कर दो. प्रोविजन छोटा है तो कोरिलेशन बढ़ा दो. प्रोविजन बड़ा है, कोरिलेशन छोटा कर दो. तो दिक्कत थोड़ी है उसमें. आगे बढ़े.
R gives his umbrella to M during the rainy season to be used for 2 days during examination. M keeps the umbrella for a week. While going to R's house to return the umbrella, M accidentally slips and umbrella is badly damaged. Who should bear the loss and why he should bear the loss? फिर से लिखें, return the goods in time, लेकिन उसके बाद जो आएगा वो बहुत जोरदार है. If not return in time, Bailey is responsible for all losses, even if reasonable care has been done. भले ही रीजनेबल केयर की हो, फिर भी भले ही रीजनेबल केयर की हो, फिर भी लॉस देना पड़ेगा. मैंने बताया अनऑथोराइज यूज करते समय भी यही होगा कि भले आपने रीजनेबल केयर किए लेकिन अगर गुड्स को लॉस हुआ है तो लॉस आपको देना पड़ेगा. दूसरी बात, इन केस ऑफ जितने टाइम के लिए बेलमेंट दिया था आप उस टाइम से आगे निकल गए तो भी आपको जो है देना पड़ेगा. क्या मेरी बात समझ में आ गई? भले ही रीजनेबल केयर की हो. मार्क्स +2 के मार्क्स आ तो गए सबके. ऑनलाइन वालों के नहीं आए क्या? ऑफलाइन वालों के तो आ गए होंगे. कॉपी तो जज के कल ही चली गई थी. चलो आज आ जाएंगे. अभी बोलता हूँ, अभी आ जाएंगे. कॉपी तो कल ही आ गई. आर गिव्स दिस अम्ब्रेला टू एम ड्यूरिंग रेनी सीजन. ये क्लियर हो गया? अरे ये क्लियर हो गया. ओ भाई लोग, मॉक टेस्ट में पास है तो क्या एज्यूम कर सकते हैं कि एग्जाम में हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं. मॉक टेस्ट में फेल हैं तो क्या एज्यूम कर सकते हैं कि एग्जाम में भी फेल हैं? लगभग हाँ. तो ये क्या तरीका हुआ? हम पास हो गए तो क्या ये गारंटी नहीं कि हम पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं. हम फेल हो गए तो क्या ये गारंटी है कि हम फेल हो जाएंगे? लगभग या लगभग हाँ. लेकिन अभी जो लॉ में मैंने मार्क्स दिए हैं, जो काट पीट के मार्क्स मिले हैं, आपको जितने भी मार्क्स आए हैं उसमें आप 10 से 15 नंबर जोड़ सकते हैं. वो आपके एग्जाम के मार्क्स हैं. जितने भी मार्क्स आए उसमें आप 15 नंबर जोड़ लें, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रिक्टली कॉपी चेक करवाई. आप 15 नंबर जोड़ लो. हाँ, 10 से 15 नंबर ऐड कर. चलिए अब आगे, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करवाई है और डायरेक्ट क्वेश्चन में तो नंबर ही नहीं दिए. बहुत कम नंबर दिए डायरेक्ट क्वेश्चन. चलिए, तो अब आगे मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि जितने मैंने दिए मार्क्स उतने आएंगे. वहां क्वेश्चन क्या आते हैं उस पर डिपेंड करेगा और आप वहां क्या गोबर करके आते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा. तो 75 नंबर के क्वेश्चन का प्रोविजन क्या होगा? It is duty of the bailee to return goods in time, and if he fails to do so, he will be accountable for any loss of goods, even if he had done reasonable care. Even if he has done reasonable care.
तुमने मुझे कभी हाईएस्ट मार्क्स घोषित करते हुए देखा है क्या? मैं इस रेट रेस से बहुत अलग हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं बोलूं कि ये मेरे टॉप 10 बच्चे हैं और इन्होंने ये कर डाला और वो कर डाला। अरे सब देखे मैंने, यहाँ टॉप करके वहां गोबर करते हुए और यहाँ गोबर करके वहां सोना करते हुए। वो 3 घंटे का गेम बहुत अलग है बॉस, बहुत अलग है। ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न गुड्स इन टाइम, यस वही तो बोल रहा हूँ मैं। चलिए अब आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 76। अमर ने 50 किलो हाई क्वालिटी शुगर श्रीजीत को दी, जिसने किराना शॉप में उसको रखी। एट द टाइम ऑफ टेकिंग बैक की बिल्ड गुड्स, श्रीजीत के एम्प्लॉय, उसको मालूम ही था, उसने गुड्स मिक्स कर दिए। अब वो अलग अलग ही नहीं हो, क्या करे? ड्यूटी थी। According to the provisions of Indian Contract Act, it is duty of a bailee to not to mix the goods, and if goods have been mixed, can be segregated. Segregation cost is to be borne by the bailee, and if it cannot be segregated, bailier can file a suit for loss of goods. Bailier can file a loss of goods. हेलो, याद आ गया? अरे याद आ गया भैया। आगे बढ़ू। मिस्टर ए ने डिलीवर किया ओल्ड सिल्वर ज्वेलरी टू मिस्टर वाई गोल्ड स्मिथ फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग न्यू सिल्वर बाउल आउट ऑफ इट। हर इवनिंग को वो अनफिनिश्ड गुड्स ले लेते थे और वापस बुक्स बॉक्स में रख देते थे शॉप पे, और कीज अपने पास ले लेते थे। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? आइए इसको लिखते हैं। इस क्वेश्चन को लिखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 77। ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे इसको। रेक्टो बेलमेंट की सेक्शन कौन सी है? ये समझाना उसको जरूरी था
delivery of goods is an essential part of the contract of bail. Mere keeping the box with shopkeeper every evening and keeping the keys with herself. Keeping the key with herself. Mrs. A does not deliver goods. Mrs. A did not deliver the goods. Hence, there is no contract of bailment. हेलो। और आखिरी में क्या पूछा था उसने? कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और नॉट? हमने लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं। कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी कहां से हो गई? चाबी तो आपके पास है। चाबी दे देते, लॉक करके चाबी दे देते तो अपन सिंबॉलिक डिलीवरी मानते। कंस्ट्रक्टिव का तो केस आता ही नहीं है बेलमेंट में। कंस्ट्रक्टिव का केस तो बेलमेंट में आता ही का है। सिंबॉलिक होती है या नॉर्मल होती है? ओ हेलो। बॉक्स रख के दे दो, काम खत्म हो गया। Survey acquired valuable diamond at a very low price by a voidable contract under the provision of Indian Contract Act. The voidable contract was not rescinded. Shruti pledged the diamond with VK is the valid pledge under the Indian Contract Act 1872. Simple answer है इसका तो। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा 1.5, 4.5 मिनट मिलेंगे। 1 मिनट पढ़ने का निकाल दो, सोचने का निकाल दो। 3.5 मिनट में आप इसका आंसर आराम से लिख सकते हो। लिखना पड़ेगा क्या, कैसे? According to the provisions of Indian Contract Act 1872, pledge is usually valid only when it is performed by, or usually valid only when owner who has title of the goods with him pledges. But there are certain exception to this general rule. And one of the exception is a person who has possession of goods under a voidable contract can pledge goods with
third person, and such pledge is a valid pledge if the pawnee has taken goods in absolute good faith without knowledge of voidable contract. Hence, और इसके बाद शुरू हो जाओ कोरिलेट करके कंक्लूड कर। अरे हेलो, कुछ समझ में आया? जो केस में होगा वही एक्सेप्शन लिखेंगे, सारे एक्सेप्शन थोड़ी लिखने बैठ जाएंगे आप। केस में जो एक्सेप्शन दिया होगा वो एक्सेप्शन लिख देंगे। क्यों हम सारे एक्सेप्शन लिखने जाएंगे? नेक्स्ट, A appoints M a minor as his agent to sell his watch for the cash at a price not less than 700. M sells it to D for 350. Is the sale is valid? Yes. Explain the legal position of M and D, referring the provisions of Indian Contract Act 1872. देखो भाई साहब, जितने क्वेश्चन पूछे उन सबके आंसर देना पड़ेगा। पहला क्या बोला? क्या ये सेल वैलिड है? दूसरा क्या बोला? एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ एम एंड लीगल पोजीशन ऑफ डी, रेफरिंग द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कहने को ये सड़ियल सा केस, कहने को ये बहुत सड़ियल सा केस है ना, लेकिन लिखने में मजा आ जाएगा। when you start writing it you will love it कि यार ये इसमें मैं लिखूं क्या। हमको लिखना पड़ेगा according to the provisions of Indian Contract Act 1872 under section 184, if a person appoints another person to represent him with the dealing with others, we would say he is a principal and the person appointed is an agent. And for all acts of agent, principal is responsible. But although only person competent to contract can appoint the agent, but the agent may be incompetent to contract because agent is not personally liable. Hello. If agent is appointed as minor, the principal is responsible for all the acts of agent. Here in given case, agent was minor appointed by a major who instructed to sell goods in 700 and agent sold in 350. The sale is a valid sale. पहला आंसर तो हो जाएगा sale is a valid sale. दूसरा आंसर हो जाएगा कि what are the legal position of M? M will be treated as an agent and D will be treated as a third party. An agent will not be responsible for anything and D will held a good title. D के पास good title होगा, M बिल्कुल भी responsible नहीं होगा और A responsible होगा। बस खत्म। State with the reason
Following statement is correct or incorrect? Ratification of agency is valid even if the knowledge of the principal is materially defective. That is लिखेंगे incorrect. फिर लिखेंगे no. Under the provisions of Indian Contract Act 1872, whenever there is a ratification by agency by ratification, the principal must have full knowledge of the facts. If his knowledge of fact is defective, there will not be a contract of agency. हेलो बस इतना ही लिखना है 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में इतना ही लिखना है तीसरा Rahul, a transporter, was entrusted with the duty of transporting the tomatoes from rural farm to the city by Ashwin. Due to heavy rains, Rahul was stranded for more than 2 days. Rahul sold the tomatoes below the market rate in nearby market where the was strained, fearing that the tomato may be perished. Can Ashwin recover the loss from Rahul on the grounds that Rahul has acted beyond his authority? फिर से लिखेंगे under the Indian Contract Act 1872, sometime there is an agency by necessity. And in emergency, when there cannot be a contract between agent and principal, agent has to exceed his authority just to save the principal from losses. And he acted in such a manner as a person of ordinary prudence will do. All the acts done by the agent are valid and binding on principal. Hence, in the given case, correlate karo or लिख दो, agent is not responsible. Principal is responsible for the all acts of agent. हेलो समझ में आ गया एजेंट की अथॉरिटी इमरजेंसी में क्या होती है बस उतना लिखना है और काम खत्म नेक्स्ट आहूजा ऑफ दिल्ली engaged Mr. Singh as an agent to buy the house in West Extension area. Mr. Singh bought a house for 20 lakh in his own name, in the name of nominee, and then he purchased himself for 24 lakhs. And then he had sold that 26 lakhs to Ahuja. Mr. Ahuja later came to know the mischief of Mr. Singh and tries to recover the excess amount paid to Mr. Singh. Is he entitled to recover any amount from Mr. Singh? If so, how much? Explain. क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए 2 क्वेश्चन पूछे क्या वो रिकवर करने में सफल होगा और अगर हाँ होगा तो कितना सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इट इज ड्यूटी of an agent not to deal in his personal name and not to earn secret profits. If later on If later on principal found that he had been dealt in his own account, principal can repudiate the transaction and he can revoke the agency due to dishonesty of the agent. And he can also claim the benefits which agent has derived out of these transactions. Pehla right, he will not be bound by the transaction, he can repudiate the transaction. Second, if he accepts the transaction, he can recover the profit earned by the agent and then he can dismiss the agent also on account of his dishonesty. 3 चीजें लिख सकते हैं उसकी डिसऑनेस्टी पे हटा सकते हैं रेपुडिएट कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को और जितना बेनिफिट एजेंट ने कमाया है वो भी ले सकते हैं इज दैट क्लियर
are the wife of P. She purchased sari on credit from Nalli. Nalli demanded the amount from P. P refused. Nalli filed a suit against P for the said amount. Decide in the light of provision of Indian contract whether Nalli would be succeeded. हेलो. अरे याद आया. क्या लिखेंगे इसमें? Wife is an agent of husband for all her expenses of livelihood. Wife, मैंने लिखवाया कॉपी में. Wife is an agent of her husband for all acts done by her for her livelihood. Here, purchasing sari is a necessity. So, his husband is liable unless he has not expressed it to the shopkeeper that do not give goods on credit to wife. इतना सा लिखना है, इतना आपको आता था, इसमें कुछ भी टेक्निकली नहीं था. Bhupendra borrowed a sum of 3 lakh from Atul. Bhupendra appointed Atul as an agent to sell his land and authorized him to appropriate the amount of loan out of the sale proceed. Wow. Afterwards, Bhupendra revoked the agency. Decide under the provision of Indian Contract Act 1872 whether the revocation of said agency by Bhupendra is lawful. हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर इज एन एजेंसी विच इज कॉल्ड एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट एंड सच एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड unless and until the interest has not been served. Agency coupled with interest cannot be revoked unless and until समझ में आ गया. Interest has not been served. In the given case, there was a loan. To serve that loan, 3 lakhs rupees. Sorry, to serve that loan, agency was given. Hence, it is an agency coupled with interest. It cannot be revoked. अगला क्वेश्चन. भूपेंद्र borrowed a sum of 3 lakhs. ये तो हो गया. A gives authority to B to sell A's land and to pay himself out of the proceeds. The debt due to him from A. Decide, can A revoke his authority? Same question. A sell and to pay himself out of the proceed. जब आपने pay himself out of the proceed लिया है मतलब ये एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है और एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड. लेकिन दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या एजेंसी टर्मिनेट कर सकता है? ए. एक ही इंसेनिटी या डेथ पे नहीं सर. ऐसी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होती इंसेनिटी और डेथ पर भी. जो एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट होती है जब तक इंटरेस्ट सर्व नहीं हो जाता तब तक वो रिवोक ही नहीं हो सकती, खत्म ही नहीं हो सकती. एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट है ये. A consigns 1,000 bales of cotton to B, who has made advances to him on such cotton, desires B to sell the cotton and to repay himself. बी ने पहले क्या दे रखे थे? एडवांसेस. बाद में क्या दिया? कॉटन. क्यों? रीपे कर लेना अपने आप को. ये भी क्या हो गया? एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट. क्या ये रिवोक कर सकता है अथॉरिटी? नहीं. क्या ये टर्मिनेट हो जाएगी उसकी इंसेनिटी या डेथ से? नहीं.
बिल्कुल नहीं हूं, पॉसिबल ही नहीं है। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, याद आया? ए ने अथोराइज किया बी को कि 1,000 बेल कॉटन अकाउंट ऑफ ए एंड पे आउट ऑफ इट्स एज मनी रिमेनिंग इन बीज हैंड। बी बाइज 1,000 बेल्स ऑफ कॉटन इन हिज ओन नेम so as to make himself personally liable for the price. Can A revoke B's authority? आपको याद हो तो मैंने कहा था irrevocable authority में दो चीजें हैं, एक एजेंसी coupled with interest और एक when agent has made himself personally liable. If in a contract of agency A has made himself personally liable, principal cannot revoke authority for the act done for which agent is personally liable by exercising his authority. ए ने बी को ऑथराइज किया कि 1,000 बेल कॉटन खरीदो ए के लिए और पे करो आउट ऑफ एज मनी रिमेनिंग इन बीज हैंड। बी ने 1,000 बेल्स कॉटन ली और खुद को पर्सनली लायबल बना लिया। क्या अब ए रिवोक कर सकता है बी की अथॉरिटी? नहीं कर सकता। मैंने आपको इररिवोकेबल एजेंसी के दो एग्जाम्पल दिए थे, याद करो। पहला एग्जाम्पल था व्हेन एजेंट हैज एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी एंड इनकर्ड पर्सनल लाइबिलिटी, और दूसरा था व्हेन एजेंसी इज कपल्ड विथ इंटरेस्ट। याद आया बंधु? अरे याद आया कि नहीं? जाकर मॉड्यूल में भी देख सकते हो, कॉपी में भी देख सकते हो, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट लिखा हुआ है और जिसमें एजेंट पर्सनली लायबल हो वो भी लिखा हुआ है। अगला, ए हु ओज 50,000 रुपीज टू बी सेल्स 1 लाख रुपीज वर्थ ऑफ राइस टू बी। ए जिसको 50,000 रुपए देना थे किसके? बी के। उसने 1 लाख रुपए के वर्थ के राइस किसको बेचे? बी को। ए इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर सी, और ए कैसे एक्ट कर रहा है? सी की तरह in the transaction, but B has no knowledge or nor reasonable ground of suspicion that such case is there. जरा ध्यान से सुनो। ए जिसने 50,000 रुपए ले रखे थे किससे? बी से। उसने गुड्स बेच दिए किसको? बी को। कितने के? 1 लाख रुपए के। और ए जो है वो एक्ट कर रहा था किसके लिए? सी के लिए, एज एन एजेंट। सी ने ए के गुड्स बी को 1 लाख रुपए में बेच दिए। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी ने ए को एजेंट अपॉइंट किया, ए ने बी को 1 लाख रुपए के गुड्स बेच दिए बिना ये बताए कि वो सी का एजेंट है, यानी एजेंट फॉर अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। याद आया? मैंने पढ़ाया था। अगर एजेंट अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के लिए है तो थर्ड पार्टी may treat agent personally liable। अब हुआ ये कि ए ने बी को बोला आप मेरे से 1 लाख का माल ले लो। बी ने बेचारे ने ले लिया क्योंकि उसको इससे 50,000 पे रिकवर करना थे। अब बी ने जब ले लिया उसके बाद ये बोलता है कि भाई साहब मेरे को तो पूरे 1 लाख रुपए दे दो, ये 50,000 मत काटो, क्योंकि मैं तो एक एजेंट की तरह काम कर रहा था। तो नास पीटे, पहले बोलना था ना कि एजेंट की तरह काम कर रहा। इफ एन एजेंट deals in his own name without disclosing that he is acting for a principal is personally liable for third party। थर्ड पार्टी बोलेगी ना मैं तो सिर्फ 50,000 अब तेरे को 50,000 मिला के देना है तो तू सी को दे, बात खत्म। अब तेरे को 50,000 मिला के सी को देना है तो तू दे, मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल उसके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है। आंसर क्या आएगा? वेन एवर अ पर्सन act as an agent for undisclosed principal,
third party and the third party will held agent personally responsible. तो एजेंट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल में भी देखा था, एजेंट फॉर अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। ये अननेम्ड प्रिंसिपल नहीं है, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल है। याद आ गया एवरीवन? लेकिन अगर वो तो 50,000 ही देगा। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक हुआ आपके 90 क्वेश्चन। अब फटाफट कल करेंगे यूनिट नंबर 1, ऑफर एक्सेप्टेंस वाली। कल करेंगे यूनिट नंबर 1 से शुरू। बताओ। बाय। टाटा।